देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं मनोज भूरी। जी हां, आज हफ्ते के पहले दिन कई बड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं। हम आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें, जो 5 तस्वीरें बड़ी खबरों से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान सीमा से एक खबर आई है। पाकिस्तान ने भारतीय सेना का दिमाग गर्म कर रखा है। बीते 2 दिनों से पाकिस्तान की ओर से सीमा पर जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। जी हां, पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि उसके पास अपने जख्मी सैनिकों का इलाज तक कराने की हैसियत नहीं है, लेकिन वो भारत को बार बार उकसा रहा है। आज 7वीं बार चीन और भारत के बीच कमांडर स्तर की बैठक हुई, लेकिन बात नहीं बनी। बात बननी भी कहां चाहिए, क्योंकि चीन झूठा है और मौका परस्त है। 2020 का भारत चीन को मुंह तो जवाब देने के काबिल। बड़ी खबर लेह से भी आई है, जहां भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार 17,000 फीट की ऊंचाई पर T-90 टैंक्स की तैनाती की गई है। यानी भारतीय सेना LAC पर चीन से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इधर चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख समेत 7 राज्यों में 44 पुलों का उद्घाटन किया है। इन पुलों की मदद से सीमा पर तैनात सेना को बड़ी मात्रा में हथियार और रसद पहुंचाना बेहद आसान हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान को ये बात भी अब चुभ रही है। इन तस्वीरों को देख चीन पाक का छूटा पसीना। की पहाड़ियों में अब जिनपिंग सेना बनेगी निशाना। शौर्य के शिखर पर सेना की भीषण दहाड़। 17,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक तैयार। पाकिस्तान की ओर से सीमा पर अग्निवर्षा। चीन और पाकिस्तान से बात करते बीता अरसा। अब बात नहीं, सिर्फ रण होगा, सबसे प्रचंड होगा। LAC से LOC तक सबसे दमदार रिपोर्टिंग। बात नहीं, अब प्रतिघात होगा। दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदान से एक बहुत बड़ी खबर आई है। सेना के इतिहास में पहली बार 17,000 फीट की ऊंचाई पर टैंकों की तैनाती की गई है। 1948 के बाद यह पहली बार है जब भारतीय सेना ने इतनी ऊंचाई पर अपनी टैंक इन्फेंट्री को तैनात किया है। अपनी तरह का यह इकलौता कारनामा है और दुनिया में इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। भारतीय सेना ने 2015 से लद्दाख में टैंकों को तैनात करने की शुरुआत की थी। लद्दाख के मैदानों में टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के बड़े ऑपरेशन के लिए खुले मैदान हैं। चीनी सेना की तरफ से पूर्वी लद्दाख के चुशूल और डैमचौक की तरफ हमलों की आशंका थी, इसीलिए टैंकों की तैनाती की गई है। दरअसल खुफिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि चीन ने सीमा के करीब 60 से 70 टैंकों को तैनात कर रखा है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ये टैंक पेजोंगला, रेचिंगला और मुखपरी पर तैनात किए गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चीन के खिलाफ सबसे विध्वंसक तैयारी।
17,000 फीट पर होगा चीन का शिकार। कांप जाएगा हिमालय का जर्रा जर्रा। हिंद की सेना करेगी अब आखिरी प्रहार। भारत चीन को आंख से आंख मिलाकर दिखा पा रहा है, आज डटकर तैयार है और तैनात है। वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तैनाती और बहुत ज़्यादा जो मॉडर्नाइजेशन है, नए नए एयरक्राफ्ट लेने का, नए नए गन्स और एम्यूनिशन लेने का, असला बारूद का, उसे बहुत तेज़ी से एक्सपेडाइट किया गया था। चीन को सबक सिखाने और उसकी कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने जंगी इतिहास की सबसे बड़ी तैयारी को अंजाम दिया है। ऐसी तैयारी जिसे देखने के बाद चीन के रोंगटे खड़े हो गए हैं। यानी एलएसी पर चीन अब भारतीय सेना को छेड़ने की हिमाकत नहीं कर सकता है। जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। बीते 71 सालों में भारतीय सेना ने पहली बार एलएसी पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर T-90 और कम वजन वाले टैंकों की तैनाती की। जिन इलाकों में इन टैंकों को तैनात किया गया है वहां पर इस वक्त तापमान -15 डिग्री सेल्सियस है। भारतीय सेना ने रेजांगला, रेचिनला और मुखपरी पर टैंकों की तैनाती की है। कुछ जगहों पर ये चीनी टैंकों के लगभग आमने सामने हैं। T-90 टैंकों की गिनती दुनिया के सबसे घातक टैंकों में की जाती है। कम वजन होने की वजह से इसे कहीं भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। ये 1 मिनट में 8 गोले दाग सकता है। इस वजह से चीन और पाकिस्तान इस टैंक से खौफ खाते हैं। 50 से 60 टन वजनी टैंकों को इन पहाड़ियों पर चढ़ाने के लिए आसपास की पहाड़ियों से ट्रैक बनाए गए और इनके जरिए इन टैंकों को यहां तक पहुंचाया गया। चीन की हिमाकत के जवाब में भारतीय सेना ने भी सितंबर में अपने टैंकों को पहाड़ी पर चढ़ाना शुरू कर दिया था। इस समय भारतीय टैंक चीनी टैंकों के सामने हैं, लेकिन ऊंचाई पर होने की वजह से ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। इससे पहले जनरल थिमैया ने नवंबर 1948 में लद्दाख पर कब्जा कर रहे पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए जोजिला पास पर हल्के स्टुअर्ट टैंकों का इस्तेमाल किया था। उस समय भी पूरी दुनिया ताज्जुब में पड़ गई थी, लेकिन तब भी टैंकों को 11,553 फीट की ऊंचाई तक ही ले जाया गया था। टैंकों के अलावा बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती पर पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने बहुत तैयारी की है। चीन के साथ मई में तनाव शुरू होने के साथ ही भारतीय सेना ने लद्दाख में तैनात टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की ताकत को न केवल बढ़ाया बल्कि उन्हें आगे के मोर्चे पर लाकर खड़ा भी किया। इनमें सबसे बेहतर T-90 टैंक हैं। T-90 टैंकों को चिनूक और ग्लोबमास्टर की मदद से एलएसी पर पहुंचाया गया है। T-90 की स्पीड इसे बेहद खतरनाक बनाती है। T-90 टैंक 1 मिनट में 8 गोले दाग सकता है। जैविक और रासायनिक हथियारों से भी मुकाबला कर सकता है। ये 6 किलोमीटर की दूरी तक गोले लॉन्च कर सकता है। इसमें 125 mm की बैरल गन लगी होती है। T-90 टैंक दिन हो या रात हर वक्त दुश्मन पर हमला कर सकता है। T-90 टैंक में मिसाइल हमले को रोकने वाला कवच है। इसमें शक्तिशाली 1000 हॉर्स पावर का इंजन है। ये एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है और हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है। अगस्त के आखिर में चीन की तरफ से नई कार्रवाइयों की आशंका के बाद भारतीय सेना ने 29 और 30 अगस्त को पैंगोंग के पूर्वी इलाके ठाकुंग से लेकर रेजिंगला तक की सभी अहम पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इसी के बाद चीन ने अपनी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को आगे बढ़ाया, जिसका जवाब भारत ने इन पहाड़ियों पर टैंक तैनात करके दिया है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि किस तरीके से चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर किसी साजिश के तहत नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं और इसीलिए हमारी निगाहें लगातार LAC से लेकर LOC तक बनी हुई है। वहां पर किस तरह से सेना की तैयारी है और कैसे दुश्मनों को धूल चटाने के लिए भारत वादा रखता है, ये हम ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और जम्मू से अजय जांडियाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब से कुछ देर में हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष भी लेह से जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन SP सिन्हा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ और ये किस तरह की अनुभूति है, क्योंकि आशीष के पास मैं आपसे कुछ देर में जाऊंगी। T-90 टैंक्स की तैनाती सामने से देखना आखिर क्या अनुभूति करवाता है ये वो बताएंगे, लेकिन ये कितना ऐतिहासिक है, कितना अप्रत्याशित है। क्या इस बात की आशंका थी कि इसी तरीके से चीन और पाकिस्तान भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और आखिरकार आज ये स्थिति कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर, 11,000 फीट की ऊंचाई पर और लगातार तैनाती बढ़ रही है। देखिए, पहले मैं कहना चाहता हूं कि T-90 का डिप्लॉयमेंट पहाड़ी इलाके में क्यों मुश्किल है। T-90 काफ़ी वजन रखने वाला टैंक है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तेज गति से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था, 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स बॉर्डर के इर्द गिर्द बनने थे। 1990 में कल्पना इसकी की गई थी, लेकिन जिस तेज गति से बनना चाहिए था वो यूपी सरकार में तो कई सालों, 12-14 सालों में सिर्फ 12-14 स्ट्रेटेजिक रोड्स बने थे। उसका फायदा चीन ने उठाया। चीन ने अपने बॉर्डर LAC के उस तरफ, अपने तरफ काफ़ी तेजी से स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाए और हम लोग सोते रहे। मिस्टर एंटनी ने लोकसभा में कहा था कि हमारी सोची समझी रणनीति है, यदि चीन हमारे क्षेत्र में घुस गया तो हमारे स्ट्रेटेजिक रोड्स को इस्तेमाल करेगा, इसलिए हम रोड नहीं बना रहे हैं। ऐसी कल्पना रखने वाले, ऐसी सोच रखने वाले लोग इस देश के रक्षा मंत्री थे, ये दुर्भाग्य है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि शक्ति देश को कहाँ से आता है। शक्ति आती है नंबर से, क्वांटिटी से, पॉलिटिकल लीडरशिप से, जी, सेना की सक्षमता से, इक्विपमेंट प्रोफाइल से, ट्रेनिंग से, कॉम्बैट एक्सपीरियंस से, फिर जितनी WET या W के अनुसार ऑथराइजेशन है उसकी पूर्ति से, ये सब चीज़ों से शक्ति आती है। और सबसे बड़ी जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारी जो सेना है विश्व की सबसे बेस्ट सेना है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए नहीं मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं सेना का हूँ, ये मानी हुई बात है कि भारतीय सेना विश्व की सबसे अच्छी सेना है। 1999 में कारगिल के वॉर में हमने ये साबित किया, जबकि 18 डिग्री ग्रेडियंट पे ढावा कर बोलना एक आसान बात नहीं है। एक आसान बात नहीं है, एक आसान बात नहीं है। लेकिन सिन्हा साहब, हमने सुना कि देश की संसद में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के चाल, चरित्र और चेहरे जैसे दिखाई देते हैं वैसे हैं नहीं है, वो बिल्कुल अलग हैं। लेकिन 1948 के बाद ये पहली बार है कि इतना ज्यादा डिप्लॉयमेंट किया गया है। दुश्मन आने वाला समय, आने वाला मौसम हमारा दुश्मन है। लेकिन क्या ऐसे मौसम में, क्या ऐसे समय में सरकार मानती है, भारत की सरकार मानती है कि चीन कोई हरकत कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चीन की नीयत खराब है। एक चाइनीज शब्द है जोंगुआ। जोंगुआ मतलब कि चीन विश्व का शक्ति का केंद्र बिंदु बनना चाहता है। उससे निकलता है कॉन्सेप्ट एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का, विस्तारवाद की नीति। उससे निकलता है सलामी स्लाइसिंग टेक्निक। उससे निकलता है 2 कदम आगे 1 कदम पीछे का टेक्निक। ये सब बहुत सोची समझी चीन की रणनीति है जिसको वो इस्तेमाल करता है ज़मीनी स्तर पे। इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि पाकिस्तान और चीन का तुष्टीकरण के ध्यान से हम उसको साहस देते गए और वो हमको बर्बाद करते गए। और यहाँ की सरकार, क्योंकि स्ट्रांग सरकार नहीं थी, इच्छा शक्ति प्रबल नहीं थी, तो हम झुकते गए और वो आगे बढ़ते गए।
चीन इसी से यूज टू था, इस कल्चर से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हिंदुस्तान सर, झुकता रहेगा, हम बिल्कुल आप आगे सही कह रहे हैं, और बढ़ते इसीलिए लगातार दर्शकों तक ये संदेश पहुंच रहा है तमाम तस्वीरों के जरिए जो LAC और LOC से आ रही है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये पहले वाला भारत नहीं है, अब पहले से सशक्त है। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं सीधा उनका रुख कर लेती हूँ, उसके बाद अजय आपके पास हम आएंगे। लेकिन आशीष, बात इस वक्त हो रही है कि ऐतिहासिक है ये देखना कि फिर से एक बार जो तनातनी की स्थिति थी वो T-90 टैंक्स की तैनाती पर आकर टिक गई है। क्या मायने हैं इस तैनाती के, और सामने से देखना किस तरह की अनुभूति आपको दे रहा था? टैंक्स तो उसकी जो बैटरीज हैं वो ऑलरेडी लेह लद्दाख में 3-4 साल पहले ही डिप्लॉय कर दी गई थी, लेकिन फॉरवर्ड एरियाज में उसकी तैनाती 3 महीने पहले की गई T-90 भीष्मा की स्पेसिफिकली। लेकिन अब T-90 से आगे बात निकल गई है। इंडियन आर्मी के अगर आप जो आर्मर्ड कोर है और आर्टिलरी की डिप्लॉयमेंट्स देखेंगे तो जो लाइट टैंक्स है और जो लाइट गन्स हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब आप 15,000 फीट के ऊपर जाएं और विशेष तौर पर ऐसे इलाकों में जहां पर रोड नहीं है तो आपको इस तरह के टैंक्स और इस तरह के गन्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि K9 वज्रा है, इस तरह के लाइट टैंक्स और लाइट गन्स की ज़रूरत पड़ती है जो पहाड़ों में ऊपर नीचे आराम से पहुँच पाए। लेकिन बड़े उसके जो मेजर डिप्लॉयमेंट जो हो गई थी उसकी वो चिनूक के मदद से भी की गई थी, और ये पिछले 3 महीने से लगातार तैयारी की जाती रही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये एक सिग्नलिंग भी है जो आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया। 44 BRO द्वारा बनाए गए ब्रिजेस एक साथ में जो 7 अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, ये एक बड़ा सिग्नल है चीन के लिए। वो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जो कई कारण हैं जिस वजह से चीन बौखलाया हुआ है और अप्रैल के बाद से लगातार पिछले 6 महीने से ये कुछ LAC पर जो कुछ बदमाशियां कर रहा है, उनमें सबसे बड़ी वजहों में से एक था कि जो भारत जिस तरह से लगातार बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा था और इसीलिए चीन काफी बौखलाया हुआ था, चिढ़ा हुआ था, और इसीलिए भारत सरकार ने अब रुकने और नहीं थमने वाला सिग्नल दे दिया है। एक दिन में एक साथ में 44 एक बात हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि शायद ये चीन सोचता है कि हम 1962 के भारत नहीं हैं, ये चीन मानता है और वो उस तरीके से अपनी तैयारी भी करता है। लेकिन भारत की सरकार, भारत के रणनीतिकार भी ये मानते हैं कि चीन भी 1962 का नहीं है। उस लिहाज से क्या तैयारी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिस्टर मनु। देखिए ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इसलिए क्योंकि जो जितना बड़ा होता है, जब दो लोग लड़ते हैं, जो जितना बड़ा होता है उसके नुकसान होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर भारत 5 और 6 और 7 के एवरेज GDP एनुअल ग्रोथ से ग्रो कर रहा है, मैं कोविड वाले फैक्टर्स को थोड़ा सा साइड में रख रहा हूँ क्योंकि वो तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और कुछ और महीनों के लिए रहेगा, तो चीन की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो अगर वॉर होता है, अगर किसी तरह का धक्का पहुंचता है तो वो चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यस, आप जो कह रहे हैं कि 1962 का भारत नहीं, अब 1962 का चीन भी नहीं है, वो 2020 का चीन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2020 का चीन 1962 वाले चीन से कोई बेहतर नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक डोमेन में। तीनों लेवल में आप देखिए, आज चीन को घेरने के लिए और अलग अलग तरीके से, चाहे वो आर्थिक हो, डिप्लोमेटिक हो या फिर मिलिट्री हो, पूरा का पूरा विश्व भरा पड़ा है। तो जो चीन 2020 का चीन है, ये कोई बहुत बेहतर स्थिति में है नहीं, और ये एक इंडिया एडवांटेज वाली सिचुएशन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो सिचुएशन है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया के तमाम विकसित देश जो हैं वो इस वक्त भारत के साथ हैं, ये एडवांटेज भारत के साथ है, और चीन की जो छवि है वो लगातार खराब होती गई है और कोविड की वजह से उसमें और बट्टा लगा है। लेकिन अजय, मैं आपके पास अब आती हूं, और वहां पर किस तरह के हालात बन रहे हैं LOC पर, क्योंकि 44 पुल जो BRO ने बनाए हैं उसमें से 10 जम्मू कश्मीर में है, 7 लद्दाख में है। आप जम्मू कश्मीर के हालात का लगातार जायजा ले रहे हैं। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या महत्व है अगर आज राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान मिलकर के भारत के लिए परेशानी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो सबसे अहम चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर हालात की बात करें तो पाकिस्तान हो या चीन हो, क्योंकि लद्दाख अब अलग यूनियन टेरिटरी बना है, पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो इस पूरे इलाके में पाकिस्तान और चीन
अभी नहीं बल्कि पिछले कई सालों से यहाँ पर परेशानियां खड़ी करते आए हैं और भारतीय सेना सुरक्षा बल यहाँ लगातार उनको जवाब देते हैं। मगर अब जो परिस्थितियां हैं वो बदली इसलिए हैं क्योंकि आज से पहले जो भारत का रिएक्शन होता था वो और आज के रिएक्शन में काफी अंतर है। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो गैलवान में जो हुआ, उसके बाद पैंगन त्सो में जो चीन करना चाहता था, जब उसे वापस उसको रिएक्ट किया गया और उसकी उस अटेम्प्ट को फॉइल किया गया, नाकाम किया गया, उसके बाद लगातार चीन बौखलाया हुआ था। चीन एलएसी पर कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी हो सकता है भारत की तरफ से जवाब, क्योंकि भारतीय सेना एक अच्छी हाइट्स पे वहां पे मौजूद है। ऐसे में चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जरिए जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश कर सकता है और उसके कहीं ना कहीं इसके इनपुट सुरक्षा बलों के पास पहले से हैं। एलओसी पर लगातार फायरिंग हो रही है और फायरिंग उस लेवल की कि जिसमें जैसे वॉर लाइक सिचुएशन हो, क्योंकि आर्टिलरी का इस्तेमाल अगर पाकिस्तानी सेना सिविलियंस को निशाना बनाने के लिए, भारतीय सेना को निशाना बनाने के लिए कर रही है तो यकीनन पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से एक तरफ से अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर था एफएटीएफ के में उसे ब्लैकलिस्ट करना चाहता है, मगर उसी चीज को देखें तो पाकिस्तान अगर ऐसा कर रहा है, आतंकियों की घुसपैठ करवाना चाहता है, खून खराबा करना चाहता है, तो सीधे तौर पर चीन का हाथ इसमें है, तभी ऐसा हो रहा है। मगर चीन का हाथ इसमें है और चीन शायद इसी बात का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन खास बात यह है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है और अगर सरकार नहीं है तो सियासत नहीं होती है, केंद्र के हाथों में चीजें हैं और शायद अगर केंद्र के हाथों में चीजें हैं तो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। चीन के खिलाफ भारत चौतरफा तैयारी कर रहा है। भारत और चीन में लद्दाख पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को एक बड़ी सौगात से नवाजा है। तो वहीं सीमा सड़क संगठन के जरिए देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा से सटे इलाकों में बनाए गए कुल 44 पुलों का आज देश को समर्पित किया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बीआरओ द्वारा बनाए गए इन 44 पुलों में से 10 जम्मू कश्मीर, 7 लद्दाख, 2 हिमाचल प्रदेश, 4 पंजाब, इसके साथ ही 8 उत्तराखंड में, 8 अरुणाचल प्रदेश और 4 सिक्किम में है। इसके अलावा उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के तवांग के लिए निचिपु सुरंग की भी आधारशिला रखी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के मुकाबले ये सड़कें और पुल बेहद अहम भूमिका निभाएंगे। जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को सीमा से सटे इलाकों में बनाए गए 44 पुलों का उद्घाटन किया। इनमें से ज्यादातर चीन से लगे बॉर्डर इलाकों में हैं। मसलन लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, जबकि कुछ पुल पाकिस्तान सीमा से लगे पंजाब और जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। ये हाईवे जो लेह से कारगिल एंड बियॉन्ड टिल श्रीनगर है, ये डबल लेन हाईवे है और इस हाईवे के ऊपर सारे ब्रिजेस को क्लास 70 आज के इन 3 ब्रिजेस के बनने के बाद अपग्रेड कर दिया गया है। तो इसलिए इस हाईवे के ऊपर 70 टन की मूवमेंट जो कि आर्मी के लिए बहुत ज़रूरी है और लोकल पॉपुलेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी कारगर है, तो ये इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। जो आज लद्दाख में 8 ब्रिज जो माननीय रक्षा मंत्री ने देश को समर्पित किए हैं, उसमें से एक ब्रिज जो है वो इंडिया की सबसे स्ट्रेटेजिक रोड दुर्बुक शोक दौलत बेग ओल्डी पे है। तो ये ब्रिज जो है ये क्लास 70 टन लोड लेने के लिए सक्षम है, जिसके ऊपर की सेना के सारे बाहरी वाहन अपना जो है दौलत बेग ओल्डी तक जा सकेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश न केवल संकट का मजबूती से सामना कर रहा है, बल्कि इन सीमावर्ती इलाकों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव लाने में भी जुटा है। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर पुल सीमा पर बेहद रणनीतिक अहमियत वाले इलाकों में हैं। इनमें से 7 लद्दाख में हैं, जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच कई इलाकों में तनाव बना हुआ है। रक्षा मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि सभी उत्तरी और पूर्वी सीमा पर हालात से वाकिफ हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन, मानो कि एक मुहिम के तहत सीमा विवाद को जन्म दिया जा रहा है। इन देशों के भारत से लगती करीब 7000 किलोमीटर लंबी सीमाएं हैं। इन इलाकों में तनाव बना हुआ है। ये पुल जनता और सेना दोनों के लिए फायदेमंद होंगे। सीमा पर सड़क पुलों का ये बुनियादी ढांचा सेना को बॉर्डर वाले इलाकों में आने जाने की सहूलियत देगा। उत्तरी और पूर्वी सीमा पर पैदा की गई
स्थितियों से भी आप भली भांति परिचित हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना रहता है। इन सभी पुलों में से करीब 22 से अधिक ऐसे पुल हैं जिनका सीधा कनेक्शन चीन सीमा से है। एक तरफ चीन तो दूसरी ओर पाकिस्तान भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जिस तरह से मोदी जी ने राष्ट्र को बहुत सुरक्षित किया है, आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया है, जिस तरह से ऑपरेशनल फ्रीडम दिया है ग्राउंड कमांडर्स को, वो बहुत ही उल्लेखनीय है और सराहनीय है। तो ये जो सी चेंज आया है हिंदुस्तान के व्यक्तित्व में और दुश्मन को हमारे सेना के परिप्रेक्ष्य में सोचने की जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आया है, ये इसीलिए पाकिस्तान और चीन घबराए हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, सीमा पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की गोलाबारी का माकूल जवाब दे रही है, लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि पाकिस्तानी गोलियों का निशाना अब रिहायशी इलाकों के लोग हैं। सेना बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को तेजी से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रही है। तो LAC से लेकर LOC तक सड़कों का जाल बिछा दिया गया है और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है भारत ने, उससे वाकई हमारे पड़ोसी जो भारत के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक कड़ा संदेश गया है। हमारे साथ लगातार एसपी सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं, हम उनके पास जाएंगे, लेकिन आशीष लेह से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और अजय जम्मू से जुड़े हुए हैं। आशीष, मैं आपके पास आऊंगी और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का आप जिक्र कर रहे थे कि चीन की बौखलाहट की एक ये भी वजह है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी काम किया है, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो। उसी का उदाहरण है कि BRO ने 44 पुल तैयार कर लिए हैं। जहां पर आप मौजूद हैं, जिस इलाके में आप मौजूद हैं, आसपास के हालात आप देख रहे हैं, जो टेंशन क्रिएट कर रहा है चीन वो देख रहे हैं। उस लिहाज से इन पुलों का क्या महत्व है? इनफैक्ट आज ही कुछ घंटे पहले ही मैं आर्मी के अलग अलग जो बेसिस हैं उनके फ्यूल डेपो, प्रोविजन राशन डेपो और साथ ही साथ जो उनके विंटर क्लोथिंग वगैरह है, ये सब जगह पर मैं कवरेज के लिए गया था। हम इंडियन न्यूज़ के दर्शकों को 1-2 दिन में वो भी कवरेज दिखाएंगे कि कितनी इंडियन आर्मी तैनात है। वहाँ पर मुझे एक बात पता चली, वहाँ पर ये पता चली कि पिछले साल तक जब तक रोहतांग पास जो अटल टनल नहीं क्लियर हुई थी, तो उन्हें 7 से 8 महीने का स्टॉकिंग करना पड़ता था, चाहे वो ईंधन हो, पेट्रोल डीजल या फिर खाने पीने का सामान और कपड़ा लत्ता, सब कुछ उन्हें दवाइयाँ वगैरह 7-8 महीने को ध्यान में रख के करना पड़ता था। अब उतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस तरह के रोड्स काफ़ी ज़्यादा जो जाल है वो बिछ गया है। और मैं कुछ आंकड़ों के ज़रिए दर्शकों को बताना चाहूँगा। एक फिगर आप ध्यान दीजिएगा, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंडियन आर्मी का एक वर्टिकल है, उसका बजट 2008 से 2016 तक 3,300 करोड़ से लेके 4,600 करोड़ के बीच में रहा है हमेशा। लेकिन 2016 के बाद से आज का अगर आप बजट देखें 2020-21 का, तो वो बजट कई गुना बढ़कर, लगभग 3 गुना बढ़कर वो 11,000 करोड़ रुपए हो गया है। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना कुछ जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट है, विशेष तौर पर रोड, ब्रिजेस, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात है, उस पर सरकार ध्यान दे रही है। और ये आर्मी और जो राज्य सरकारें हैं सभी के लिए काम आता है। इसमें से कोई भी ऐसा ब्रिज नहीं है, ऐसा कोई भी टनल नहीं है जो केवल और केवल मिलिट्री के लिए है। ये उन दूर दराज के राज्यों में जो कि बॉर्डर एरियाज में है, उनके नागरिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि वरदान बनकर सामने आता है। और ऐसे 100 से ज़्यादा ब्रिजेस टोटल बनाए जा रहे हैं, कुछ बना लिए गए हैं 56 से ज़्यादा, और कुछ ब्रिजेस और भी बनाए जा रहे हैं। सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। सिन्हा साहब, किसी भी देश के लिए क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध होता नहीं है, वार होता नहीं है, संकेत देने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन ऐसे समय में कूटनीति और डिप्लोमेसी, ये 2 तरह की चीजें होती हैं। अपने अपने तरीके से हर देश संकेत देने की कोशिश करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत ने एक संकेत दिया है, भारत को भी और चीन को भी, कि एक लंबी श्रृंखला तैयार की है। निश्चित तौर पर वो परेशान इस बात को लेकर होंगे, और भारत ये संकेत इसलिए भी दे रहा है कि ऐसे मौसम में जब पाकिस्तान और चाइना इंतजार करता है घुसपैठ कराने के लिए, तमाम देश विरोधी शक्तियों को हमारे देश में भेजने के लिए, शायद एक मानसिक तौर पर दबाव बनाने की कोशिश।
देखिए, इसके पहले कि आप जमीनी स्तर पे युद्ध जीतें, मानसिक स्तर पे युद्ध जीतना बहुत ज़रूरी होता है। उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। उसी में चीन पारंगत रहा है और मानसिक रूप से हिंदुस्तान पे दबाव डालता रहा है और अपनी मनमानी करता रहा है। देखिए, हम जो संदेश किस तरह से दिया जाता है, बॉडी पोजिशनिंग या बॉडी पोस्चरिंग उसको बोलते हैं। किस तरह से जब मोदी जी ले जाके कहते हैं कि अब विस्तारवाद का समय खत्म है, अब विकासवाद का समय है, तो संदेश साफ जाता है। जब हम टू फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, एयर चीफ मार्शल कहते हैं पूरी तरह से तैयार हैं, तो ये भी संदेश जाता है, ये भी बॉडी पोस्चरिंग होती है। जब हम पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट करते हैं, यदि चीन ने 50,000 किया तो हम भी 50,000 डिप्लॉय कर देते हैं। आपने भूतकाल में कभी देखा था कि जो केंद्रीय सरकार थी इस इच्छा शक्ति का प्रदर्शन की थी? कभी नहीं। 1984 के बाद कोई आर्टिलरी गन इंडियन आर्मी को नहीं दिया गया। 1996 में सुखोई 30 का परचेज हुआ, उसके बाद कोई भी फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को नहीं दिया गया। सवाल ये होता है, लेकिन ये सब जब रफाल लेते हैं तो ये सब सिग्नल जाता है, सिग्नल जाता है दुश्मन को कि केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार सक्षम है और इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। ये बहुत बड़ा संदेश है। जब हम चीन के पेट में लात मारते हैं, जब पहले फेज 1 में 59 एप्लीकेशंस बैन करते हैं, तो हम चीन को ये संदेश देते हैं कि हम तुमको हेड ऑन लेंगे, हेड ऑन। हम झुकेंगे नहीं, हम तुमको हेड ऑन लेंगे और तुम्हारे ही रिंग में घुस के तुमको परास्त करेंगे। बिल्कुल। जब लद्दाख में हम घुटने टेकवाते हैं तो संदेश बहुत ड्रैगन के ही रूल्स पर ड्रैगन को ही पराजित करना, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने सर, कि सिर्फ विकासवाद की बात भारत नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में विकास दिख भी रहा है, LAC से लेकर LOC तक। और इसीलिए मैं अजय आपके पास आऊंगी। वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पुलों का निर्माण जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान पर लगाम लगाने में, उधर से जो आतंकवाद को वो हमेशा भेजता है, उस पर लगाम लगाने में ये पुल कितना कारगर, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कारगर साबित होगा। और जो बात आशीष कह रहे थे कि न सिर्फ सेना के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी ये सड़क, ये पुल उतने ही कारगर हैं। तो आप क्या देख पा रहे हैं अपने आसपास? देखिए, बिल्कुल जो चीज़ें कही जा रही हैं और जो हो रही हैं ज़मीनी सतह पर, वो अपने आप में कहीं ना कहीं जो चेंज है, जो बदलाव है, उसको दर्शाती हैं। इन 44 पुलों की अगर बात करें तो ये देश के अलग अलग राज्यों के लिए बने हैं। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि इनका ज़्यादा फायदा जो है आम लोगों को होगा। मगर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब रोड कनेक्टिविटी हमारे खासतौर पे बॉर्डर एरियाज़ की अच्छी होगी, चाहे वो LAC हो, चाहे वो LOC हो, वहां पर सुरक्षा बलों की मूवमेंट को फायदा होगा और सुरक्षा बल ज्यादा बेहतर तरीके से वहां पर डिप्लॉयमेंट की बात हो, एम्यूनिशन की बात हो, खाद्य सामग्री की बात हो, या फिर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी में वहां से कैजुअलिटी इवैक्यूएशन की बात हो, उन सब चीजों में सुरक्षा बलों को फायदा देने वाली है। ये 44 पुलों का जो उद्घाटन हुआ है, उसके बाद की अगर बात करें तो मैं आज LOC के इलाके में हूं और मूवमेंट कर रहा हूं, तो मैं बताऊं यहाँ इस रास्ते में, LOC के रास्ते में लगभग 4 से 5 ऐसे पुलों का निर्माण मैंने अभी भी रास्ते होते देखा है, जो सीधे तौर पर LOC के उन इलाकों में पहुंचेंगे जहां पर सेना पहले इतनी बेहतर तरीके से मूवमेंट नहीं कर सकती थी। अगर बात करें तो LAC और LOC पर तैयारियां कैसी हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मगर इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, मेरे ठीक ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, वो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर हैं, वो एक एक्सरसाइज चल रही होगी। मगर ये आम दिनों में नहीं होती है। ये साफ दर्शाती है कि भारतीय सेना हो, एयरफोर्स हो, या भारत की सरकार हो, एक तरह से पूरे तरीके से तैयार बैठी है कि अगर चीन किसी भी तरह की हरकत करता है, पाकिस्तान किसी भी तरह की हरकत करता है, तो उसे घर में घुसकर भी मारने की, घर में घुसकर मारा जाएगा, वो संकेत देने की कोशिश की जाएगी। आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, ये सरकार, मोदी सरकार का एक संकेत है, जय जवान जय किसान, और लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था, लेकिन जो सीमा पर जवानों की हालत थी, उनके पास रसद नहीं पहुंच पाती थी, वो तमाम -50 डिग्री, आप ही ने उस रिपोर्ट में बताया कि एक समय आ जाता है जब -50 डिग्री पे आप सोचिए कि जवानों की हालत क्या होती है। तो आज जवानों के पास वो तमाम सारी चीजें पहुंच सकती हैं, चाहे वो हमारा गोला बारूद हो या उनके खाने पीने का सामान हो। शायद इसलिए ये तैयारी, इसलिए ये श्रृंखला और इसलिए रोडों को जाल।
बिल्कुल, चाहे वो हवाई ट्रांसपोर्ट हवाई माध्यम हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए, या फिर चिनूक वगैरह ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए, या फिर रोड से इस तरह के जो नए ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, नए रोड्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन ना एक आप सोच में फ़र्क देखिए, एक अप्रोच में फ़र्क देखिए। मुझे याद है कि पार्लियामेंट में यूपीए सरकार के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी जी ने कहा था कि वो रोड बॉर्डर एरिया में अच्छे इसलिए नहीं बनाते हैं कि चीनी सेना अंदर घुस आएगी भारत में, और जितना अच्छे आप रोड बनाएंगे उतनी जल्दी आ जाएगी, उतना ज्यादा अंदर घुस आएगी। ये अप्रोच था, और मैं कोई बहुत दशकों पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2013-14 तक की बात कर रहा हूँ। अब आप अप्रोच देखिए कि ये सबसे बड़ी वजहों में से एक बन गया है कि जिस तरह से भारत लगातार बहुत रैपिडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, चाहे वो टनल हो, ब्रिजेस हो, या फिर रोड्स हो, ये सबसे बड़ी वजहों में से एक है जो चीन जिस वजह से भड़का हुआ है। और डोकलाम के बाद में जो मैं आपको बजट बता रहा था, उसमें एक खास बात थी कि 2016 तक भी, मतलब मोदी सरकार के पहले साल के भी स्टार्टिंग के 2.5-3 साल तक वो बजट बीआरओ का 3,300 से 4,600 करोड़ तक ही था। लेकिन क्या हुआ, 2017 में हुआ डोकलाम, और उसके बाद में सेना और सरकार दोनों ने तय किया कि अब पूरे के पूरे एलओसी और एलएसी पर बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। और इसीलिए आशीष, रक्षा की बात जब आती है, रक्षा की बात जब आती है तो राजनीति अपने आप उसमें जुड़ जाती है। और आपने बड़ी सही बात कही, यूपीए सरकार का जो शासन है वो याद दिलाया, और इसका जिक्र एसपी सिन्हा साहब भी कर रहे थे। इसलिए मैं छोटा सा रिएक्शन सिन्हा साहब आपसे लेना चाहती हूँ। राहुल गांधी तो अब कह रहे हैं कि 15 मिनट में हम चीन को बाहर फेंक देते, इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो हंसी आती है मैडम। मतलब इनको न भूगोल का ज्ञान है, न इतिहास का ज्ञान है, ये खाली ड्रामाबाजी करते हैं। एक चीज़ बताइए, अक्साई चीन किसके कारण गया? पीओके किसके कारण गया? ये सियाचिन ये हैंडओवर कर रहे थे पाकिस्तान को प्लेट पे। ये कोको आइलैंड किसने दान दिया? तिब्बत किसके वजह से गया? हम यूएनएससी का परमानेंट सदस्यता हमको थाली में परोस के अमेरिका दे रहा था, चीन कैसे ले गया? एनएसजी का हम फाउंडर मेंबर बनते। देखिए, इन्होंने इतनी गलतियां की है, देश को बर्बाद कर दिया है। मतलब ये सोच रखने, ये पार्टी का परफॉर्मेंस है। और ये बोलते हैं कि 15 मिनट और दे दो, तो अरे 15 मिनट में तुम क्या कर लेते? जब 65 साल में कुछ नहीं किया तो 15 मिनट में क्या कर लेते? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सिन्हा साहब। इसलिए वो पुरानी बात हो गई, इसलिए वो पुरानी बात हो गई, और वो पुरानी बात हो गई इसलिए मौका नए लोगों को मिला है। और शायद ये तस्वीरें हमारे सामने हैं, क्योंकि तस्वीरें इसलिए भी सामने हैं क्योंकि देश के सामने और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कम से कम वो संकेत भी जाना चाहिए।